ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली क्लास में अपन ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लिया था और अपन ने ये देख लिया था कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, 2 टाइप का, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया था जो है पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है और वो 3 पाथवेज में जाता है। वो पाथवेज डिसाइड कब होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कितना है, बिल्कुल नहीं है तो किस पाथवे में जाएगा, कम है तो किस पाथवे में जाएगा, और बहुत सारा है तो किस पाथवे में जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। लेकिन ये बताओ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में? ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में नहीं। रेस्पिरेशन तो होता है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है? हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, तो फिर तुमने ब्रीदिंग क्यों बोला? वो पूरी बॉडी के हर, तुम्हें एनर्जी क्या सिर्फ लंग्स में चाहिए? पूरी बॉडी के सेल्स में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बस एक काम है, ब्रीदिंग करना, गैसेस का एक्सचेंज करना। हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यही हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस हो पाती है। सबसे पहले हम सांस दोनों कैविटी से, चाहे वो हमारी नेसल कैविटी यानी नाक वाली कैविटी हो या ओरल कैविटी या बकल कैविटी माउथ वाली कैविटी हो, हम दोनों से ले सकते हैं, एक साथ दोनों से नहीं ले सकते। समझ आ गया? हम दोनों से सांस ले सकते हैं, एक साथ नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, जो हमारी नोज़ होती है उसमें जो 2 होल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल से एयर जाती है कौन सी कैविटी में? नेज़ल कैविटी में। हमारा माउथ होता है, माउथ से एयर कहाँ जाती है? ओरल कैविटी में। दोनों एक कॉमन ओपनिंग में निकलते हैं जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। कॉमन ओपनिंग है, चाहे वो नोज़ की हो चाहे वो माउथ की हो। उस फेरिंग्स में 2 पाइप जाते हैं। एक पाइप जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, हमने पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स देखा था, तो वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पाइप की तरफ? फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ठीक है। उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे दूसरे पाइप की। दूसरा पाइप जो है वो आता है कौन सा? ट्रैकिया, ठीक है ना। जो विंड पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। लेकिन ट्रैकिया से पहले एक और छोटा सा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लेकिन लैरिंग्स सिर्फ आएगा एयर वाले पैसेज में, ठीक है ना। लैरिंग्स में होते हैं 2 मेम्ब्रेन, स्किन जैसी मेम्ब्रेन होती हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तुम्हारे कह सकते हो गले के पर्दे जैसे होते हैं वो, ठीक है। तो जब भी तुम सांस निकालते हो और वो पर्दे वाइब्रेट होते हैं तो उससे तुम्हारी साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है, वॉइस निकलती है। समझ आया? साउंड नहीं, क्या बोलेंगे? वॉइस, जिसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को एक और चीज़ बोली जाती है, क्या? वॉइस बॉक्स। तो वो वॉइस बॉक्स में 2 फ्लैप होते हैं या 2 पर्दे होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड्स। वो जब वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है? वॉइस निकलती है। नाउ लैरिंग्स के बाद क्या आता है तुम्हारा? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तुम इस ट्रैकिया में देखो बहुत सारी रिंग्स जैसी हैं, अभी तो सीधा सीधा दिख रही हैं लेकिन ये गोल गोल घूमी होती हैं, पाइप को कवर की होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैसी रिंग्स? कार्टिलेजिनस रिंग्स। 9th क्लास में कार्टिलेज पढ़ा था, बोन का भाई, थोड़ा सा कमज़ोर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्यों हो सकते हैं ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग? कार्टिलेज वो नहीं है, तुम कंफ्यूज हो रही हो टेंडन्स और लिगामेंट्स में। हाँ, देखो क्या होता है कि तुम्हारे जो विंड पाइप होता है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। अब तुम उसमें बहुत ज़्यादा सांस ले ली तुमने तो वो फैल सकता है बहुत ज़्यादा, और कम सांस ले ली जब तुमने छोड़ दी सांस तो वो पिचक सकता है। उसको बचाने के लिए, कोलैप्स होने से बचाने के लिए चारों तरफ से रिंग्स लगी होती हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना। एक तुमने कुछ ऐसे
पाइप्स देखे होंगे जो डायरेक्टली मोटर से लगे होते हैं, ग्रीन और ब्लैक कलर के। ग्रीन कलर के पाइप होते हैं, ब्लैक कलर की रिंग होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं वो पाइप्स। ठीक वैसे ही क्या होता है हमारा ट्रैकिया, उसके चारों तरफ कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को एंड प्रिवेंट कोलैप्स, उसके कोलैप्स होने से बचाती हैं। फिर ये ट्रैकिया बीच में आता है, ठीक है, और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बीच में जो आता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, लेकिन ये वो पार्ट है जहाँ पर ट्रैकिया क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर पार्ट किस में चला जाएगा, लंग्स में, लेफ्ट लंग और राइट लंग में। फिर जब अंदर जाएगा तो अंदर जाकर जब टूटेगा तो हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवीजन होगा, जैसे पेड़ में होता है, बीच में एक ट्रंक होता है, फिर और टहनियाँ टूटती हैं, फिर उसकी भी टहनियाँ टूटती हैं, ब्रोंकाई। और जब ब्रोंकाई भी डिवाइड होगा तो वो किस में हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स, और हर ब्रोंकियोल के लास्ट में एक एयर सैक यानी कि एयर का छोटा सा बलून जैसा स्ट्रक्चर होगा, या फिर एक छोटा सा सैक जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक हम देख लेते हैं पाथवे क्या होता है। कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द पाथवे ऑफ एयर इनटू योर लंग्स, इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका तुमसे बोला जाएगा फ्लो चार्ट बनाओ। तो फ्लो चार्ट अगर बनाने बोले तो सबसे पहले क्या आएगी, नोस्ट्रिल, और उसी के साथ क्या आएगा, माउथ। फिर उसके बाद नोस्ट्रिल में कौन सी कैविटी, माउथ में कौन सी कैविटी, उंगली नहीं रखी तो नहीं बताओगे, ओरल कैविटी, ठीक है। नेसल और ओरल कैविटी फिर कहाँ जाते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद नहीं बेटा, इसमें एयर जाएगी क्या, ये तो सपोर्ट कर रहा है, मैं तुमसे लेबलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पाथवे बताओ, एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, कार्टिलेजिनस रिंग नहीं। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई के बाद और फाइनली एल्वियोलाई। समझ आ गया, यहाँ तक एयर जाती है। अब मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ मुझे, जो कि निकलती है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो, एल्वियोलाई से, ब्रोंकियोल से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकस से, ट्रैकिया से, लैरिंग्स से, फेरिंग्स के बाद नेसल कैविटी और ओरल कैविटी, और फाइनली नोस्ट्रिल्स और माउथ। समझ आ गया ऐसा। इसके बाद अब अपन से पूछा जाता है कि एक्चुअल जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअली कहाँ होता है, या रेस्पिरेशन नहीं, गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है। ये पूरा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ तक मैंने बताया ये तो सिर्फ लाने ले जाने का काम करता है। मेन गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। मैंने क्या लिखा, एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। देखते हैं कैसे होती है। उसके पहले एक और, फूल जाते हैं भाई, तुम बलून में हवा भरोगे तो क्या होगा, तो एल्वियोलाई भी ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, इसलिए उनमें एयर भर जाती है तो फूल जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे जो लंग्स हैं ना, ये इसलिए जब तुम सांस लेते हो तो बाहर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि वो एल्वियोलाई उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है, ठीक है। लंग्स एल्वियोलाई से ही बने हैं, ऐसा समझो, लंग्स कोई अलग हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, ये जो पूरा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके नीचे एक मसल होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो मसल है, इसका एक काम है, ये सबसे पहले तो तुम्हारे इतने हिस्से को, इस रीजन को बोलते हैं हम थोरैसिक रीजन, ठीक है ना। तुम्हारी बॉडी का जो इतना रीजन है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक रीजन। सिर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं क्रेनियल रीजन, ठीक है। सिर वाला रीजन तुम्हारा माउथ के अंदर का क्रेनियल रीजन, थोरैसिक रीजन, और इतने हिस्से को हम बोलते हैं लंबार रीजन, या फिर पेट, ठीक है, पेट बोलते हैं इसको। तुम्हारी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमेन। तो तुम्हारी थोरैसिक कैविटी या थोरैक्स को तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। तुम्हारे जो नीचे पूरे यहाँ से स्टमक वगैरह, लिवर वगैरह यहाँ पर आ जाता है, तो तुम्हारे लंग्स को लिवर और स्टमक वगैरह से दूर करने का काम कौन करता है, डायफ्राम। लंग्स का तुम्हें क्या लग रहा है, लंग्स कहाँ होते हैं, पैर क्या, हाँ देखो, लिवर जो है ना वो इतना हो जाता है कि वो लंग्स के आसपास ही होता है, ठीक है ना, लंग्स। अच्छा, ये जो तुम्हारा रिब केज है यहाँ पर, ठीक है ना,
रिब केज जानते हो? ये जो तुम्हारा केज है पूरा, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियाँ, ठीक है, ये जो तुम्हारी पसलियाँ हैं, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे लंग्स सेफ रहते हैं, ठीक है ना, उनका मेन काम ये है तुम्हारे लंग्स को सेफ करना। अब वो जो है वो बड़े होते हैं लंग्स से, ऑब्वियस सी बात है केज बड़ा होगा लंग्स से, उसी रिब केज के अंदर भी थोड़ा सा तुम्हारा क्या चला जाता है? लिवर चला जाता है। लेकिन एक्चुअल लिवर को लंग से दूर करने में कौन काम करता है? डायफ्राम काम करता है। ये इसका एक काम हो गया। दूसरा डायफ्राम का काम ये है कि जब तुम सांस लेते हो ना, तो तुम्हारे ये इतना जो एरिया है इसको कम ज़्यादा करने में यही काम आता है। नॉर्मल इसका जो शेप होता है ना, ये ऐसा कर्व होता है, गोल आधा सेमी सर्कल, इसको हम बोलते हैं डोम शेप। डोम जानते हो? डोम कहाँ होता है? हाँ, मंदिर वगैरह का जो शेप होता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग भंवरताल गार्डन गए होगे, ठीक है, तो जैसे ही जाके लेफ्ट साइड में जाते हो इतना बड़ा डोम दिखता है वो, तो यही इसका नॉर्मल शेप है, ठीक है। जब तुम कुछ भी नहीं, सांस नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, या फिर सांस छोड़ रहे हो, तो इसका कौन सा शेप होता है? डोम शेप, डोम। लेकिन जब तुम सांस ले लेते हो तो ये कैसा हो जाता है? कहाँ चला जाता है? नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे चला जाता है, तो ये फ्लैट हो जाता है। तो कुल मिला के क्या कर रहा है? ये एरिया बढ़ा रहा है तुम्हारे इतने हिस्से का, थॉरेक्स का एरिया बढ़ा रहा है ताकि तुम और सांस ले सको, ठीक है ना। तो जब तुम सांस लेते हो तो ये नीचे चला जाता है, सांस छोड़ते हो तो वापस आ जाता है डोम शेप में। दो काम है, पहले तो तुम्हारे इतने हिस्से को, यानी थॉरेसिक वाले रीजन को, बार बार मैं कह रहा हूँ, थॉरेक्स वाले रीजन को एब्डोमेन वाले रीजन से अलग करता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। देखो मैंने क्या लिखा? मसल दैट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी इंस्पिरेशन यानी सिर्फ ऑक्सीजन, टेकिंग इन एयर, ठीक है ना, हम एयर बोलते हैं। ये बात अलग है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आती है, टेकिंग इन एयर, और एक्सपिरेशन यानी गिविंग आउट एयर, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। चलो आगे देखोगे। ये अपन देखते हैं गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ये तुम्हारा पाथवे है, ये क्या है? तुम्हारी एल्वियोलाई। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इस हिस्से को। तो ये एल्वियोलाई है, एयर से कौन सी गैस आ रही है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जैसे ही एल्वियोलाई में आती है कहाँ चली जाती है? तुम्हारे ब्लड में। तो एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल होती हैं, घिरी रहती है एल्वियोलाई ब्लड वेसल से, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ एल्वियोलाई को ऐसे, तो ये चारों तरफ से ऐसे ब्लड वेसल से घिरी रहती है, छोटी छोटी। ब्लड वेसल नहीं बोलते दरअसल, अगले पार्ट में देखोगे, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल, बहुत पतली पतली, इतनी पतली कि एक सेल जितनी पतली हो जाती हैं वो, ठीक है, जितना एक सेल होता है। तो हो सकता है, ब्लड पानी है, लिक्विड है, लिक्विड कहीं भी फ्लो हो सकता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। हाँ, ठीक है। नाउ तो ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ब्लड में, ठीक है ना। ये लंग्स की बात हो रही है। और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो ब्लड से कहाँ चली जाती है? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से कहाँ चली जाती है? एयर में, ठीक है ना। ये गैसेस एक्सचेंज होता है। इतने हिस्से में मुझे बताओ ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? नहीं, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारे लंग्स में बहुत ज़्यादा होता है। और तुम्हारे टिश्यूज़ में, तुम्हारी बॉडी में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब एक सवाल आता है कि एल्वियोलाई को कैसा होना चाहिए? एल्वियोलाई के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे वो आराम से गैसेस को एक्सचेंज कर सके? एल्वियोलाई, उसमें कैपिलरीज का नेटवर्क कैसा होना चाहिए? लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दूसरा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है या उसकी जो लेयर होती है वो कैसी होनी चाहिए? मोटी या पतली? थिक। वेरी गुड बेटा, गैसेस को एक्सचेंज करना है। हाँ, थिन लेयर। अच्छा, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए या मॉइस्ट? मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है ना।
क्लियर हो गया? ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनकी वजह से तुम आराम से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक होती है निमोनिया जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, और एक होती है अस्थमा। अस्थमा, हाँ क्या? निमोनिया को हिंदी में शायद दमा, नहीं दमा तो अस्थमा को कहते हैं, निमोनिया ही कहते हैं आई थिंक, ठीक है ना। अस्थमा जो होता है वो हो जाता है कई रीज़न से, ठीक है ना। अस्थमा कई रीज़न से हो सकता है। उसमें क्या होता है, अस्थमा में तुम्हारी जो ये होती हैं एल्वेलाई, उसमें ना लिक्विड भर जाता है। लिक्विड भर जाता है तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं, तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी एरिया कम हो जाता है, ठीक है ना, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा। निमोनिया में भी यही होता है, बैक्टीरिया भर जाता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम्हारी बॉडी जो है वहाँ पर लिक्विड भर देती है तुम्हारे लंग्स में, ठीक है ना, ऐसा होता है। और भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा में भी ये तुम्हारा जो एरिया होता है ये पूरा, ठीक है ना, ये कम हो जाता है, ठीक है। अस्थमा में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, यानी कि अगर ये जो तुम्हारे ये जो दिख रहे हैं ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस, लंग इन्फेक्शन ही इसको बोलते हैं। लंग इन्फेक्शन का मतलब है लंग्स में क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। तो निमोनिया, ये सब क्या, निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब लंग इन्फेक्शन है। टीबी जानते हो, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। टीबी एक बीमारी होती है, उसमें बहुत खांसी आती है, ठीक है ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खांसता ही रहता है इंसान, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है। तो ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, और ये हो गया एल्वेलाई को कैसे होना चाहिए, ठीक है। इतने में से ही तुम्हारा अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पार्ट में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी हमारा कौन सा सिस्टम, ब्लड का, ये होता है ब्लड का सिस्टम। नाम क्या होता है उसका दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे।